तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ओटाइटिस मीडिया। तो समझिए क्लियरली, देखिए आसान भाषा में समझाता हूँ कि ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। देखिए ओटाइटिस मीडिया, आइटिस जिस वर्ड के पीछे लग जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप? आइटिस। आइटिस का मतलब क्या है? आइटिस, जो वर्ड जिस वर्ड के पीछे लग जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। तो आइटिस सफिक्स यदि किसी वर्ड के पीछे लग जाए तो उसका मतलब होगा इन्फ्लामेशन। तो आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, ये याद करिए सबसे पहले। तो यहां पर क्या वर्ड लगा है? ओटाइटिस मतलब ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन, लेकिन ओटाइटिस मीडिया है। मीडिया मतलब मीडियम, यानी मिडिल में। हमने क्या बताया कि ईयर के 3 पार्ट बताए थे, यही भाई। इससे जस्ट पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ईयर के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में। तो हमने पढ़ा था ईयर 3 अलग अलग डिवीजन में डिवाइडेड था, एक एक्सटर्नल, एक मिडिल और एक इनर या इंटरनल। 3 तरह से ईयर को बांटा गया, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। तो वहीं पर मिडिल ईयर के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को हम ओटाइटिस मीडिया या हिंदी में सर बहना कहते हैं। समझ में आ गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर हम आते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द मिडिल ईयर। मतलब ओटाइटिस मीडिया का सीधा सीधा सिंपल मतलब क्या हो गया कि यदि किसी पेशेंट में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से मिडिल ईयर के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए। मिडिल ईयर कौन सा है? जिसके अंदर तीन तीन ऑसिकल्स आती हैं, जिसमें मेलियस इनकस स्टेपिस आती हैं, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट बाद में, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट बाद में जो कैविटी आती है उसको हम मिडिल ईयर कैविटी कहते हैं। ठीक है। और उसी से एक फेगरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब नाम की एक ट्यूब निकलती है, जो क्या करती है? जो ईयर में बैलेंसिंग का काम करती है। क्या बैलेंसिंग का काम करती है? यदि एक्स्ट्रा साउंड वेव आती है तो उनको, या एक्स्ट्रा प्रेशर को वो रिलीज कर देती है नेजोफेरिंग्स में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है कि ओटाइटिस मीडिया का मतलब है उसी मिडिल कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, इन्फेक्शियस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के बीच का पार्ट है, उसे हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। समझ में आ गई? तो इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर और इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर कॉज्ड बाय द एंट्रेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। मतलब क्लियरली, साफ क्लियरली इसकी डेफिनेशन में हो रही है कि यदि किसी पर्सन में किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या किसी अदर कॉज की वजह से मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन का होना ही ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। देखिए, इसके 3 टाइप होते हैं। यदि इसके टाइप की बात करें तो इसके 3 टाइप है, एक्यूट, सीरस और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे हम सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। एक्यूट मतलब तुरंत होने वाली कंडीशन। ऐसी कंडीशन जो तुरंत होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट कहते हैं, जो कि 6 वीक से भी कम होगी। याद रखना, एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट का मतलब है ये एक ऐसा इन्फेक्शन है मिडिल ईयर का जो कि लेस देन 6 वीक, यदि किसी पर्सन में 6 वीक से कम यदि कोई मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया है, तो उसको हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहेंगे। अगर सीरस ओटाइटिस मीडिया की बात करें तो देखो, सीरस मीन्स क्या होता है? जहां पर कोई भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो, सीरस फ्लूइड इकट्ठा हो, उसको हम सीरस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इट मींस एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इनटू द मिडिल ईयर, यानी मिडिल ईयर के अंदर एक फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, एक सीरस फ्लूइड का कलेक्शन होना विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन। ये ध्यान रखिएगा, यदि किसी पर्सन में किसी भी एक्टिव इन्फेक्शन के बिना सीरस फ्लूइड मिडिल ईयर के अंदर कलेक्ट हो जाए, मिडिल ईयर के अंदर कलेक्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटाइटिस मीडिया। क्लियर है? उसके बाद में बात आती है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्या है? इट इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। यदि किसी पेशेंट में बार बार लगातार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया दोबारा से डेवलप हो रही है, बार बार डेवलप हो रही है, तो उस पेशेंट में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं, उसके फटने का, यानी उसके परफोरेशन होने का, उसके नुकसान होने का चांस रहता है। और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के कारण एक बोन होती है जिसका नाम है मेस्टर्ड बोन, जो कि कान के पीछे है। ये इधर मेस्टर्ड बोन जो होती है उसमें भी इंफेक्शन होने का चांस रहता है। ठीक है?
क्लियर हो गया? तो हमने क्या समझा, ओटाइटिस मीडिया क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, सिंपल। इसके 3 टाइप हैं, एक्यूट, क्रॉनिक और सीरस। एक्यूट मतलब जो 6 वीक से कम हो, क्रॉनिक मतलब जो एक्यूट बार बार जब एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो वो क्रॉनिक में परिवर्तित हो जाता है, क्रॉनिक में चेंज हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा जो है परफोरेट हो जाता है, जिसमें छेद हो जाते हैं, या आसान भाषा में हम सिंपल समझे तो फट जाता है, ठीक है, उसमें डैमेज हो जाता है, ठीक। उसके साथ साथ मेस्टोइड बोन में भी इन्फेक्शन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अब बात आती है कोज की या कारणों की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम किसी भी डिसीज की स्टडी करते हैं, जब हम किसी भी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी डेफिनेशन के बाद सबसे पहले हम कॉज की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी बीमारी के होने का कॉज होता है, किसी भी कार्य होने का कारण होता है, उसी प्रकार से किसी भी बीमारी होने का भी कॉज होता है। जैसे कि सबसे पहला कॉज क्या है, सबसे पहला कॉज क्या है, पैथोजेनिक इन्फेक्शन। पैथोजेनिक मतलब ऐसे इन्फेक्शन जो किसी बैक्टीरिया वायरस के कारण हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का जो बैक्टीरिया है, वो मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, ये पैथोजेनिक ओटाइटिस मीडिया का। देन कुछ वायरस हैं, उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि साइनोसाइटिस। यदि किसी पेशेंट में साइनोसाइटिस है, मतलब साइनस में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो रखा है, तो उस वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। कैसे, समझो। देखिए ओटाइटिस मीडिया में जो फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब है, फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब जो होती है, जिसको हम ईस्ट एशियन ट्यूब के नाम भी से ही जानते हैं, तो जो फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब है वो कहाँ खुलती है, नेजोफेरिंग्स में। कहाँ खुलती है, नेजोफेरिंग्स में। और यहाँ पर क्या है कॉज, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। समझना ध्यान से, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसका कॉज है। तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब जो इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो, मतलब जो कि नोज में हो प्लस ट्रैकिया में हो, ठीक है, ट्रैकिया में हो प्लस फेरिंग्स में हो, ठीक है। नोज, फेरिंग्स और ट्रेकिया में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो देखिए नोज के अंदर का जो फेरिंग्स का पार्ट है, नोज के अंदर जो फेरिंग्स का पार्ट है जिसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं, यदि उसमें इन्फेक्शन होगा तो वो टिम्पेनिक फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब के द्वारा, ईस्टिएशन ट्यूब के द्वारा मिडिल ईयर तक पहुंचेगा, जिससे पेशेंट में क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया होगी। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन, कुछ एलर्जन होते हैं, यदि आपकी इम्यूनिटी वीक है या हो सकता है किसी स्पेसिफिक किसी भी एलर्जन से यदि एलर्जी है, तो उस कंडीशन में भी ओटाइटिस मीडिया हो सकती है, क्योंकि ओटाइट एलर्जी की वजह से हो सकता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो और वो कान के अंदर पहुंच जाए, या कान के अंदर कोई ऐसा इंसेक्ट या ऐसा कोई फ्लूइड या ऐसी कोई दवा अगर कान के अंदर चली गई जो एलर्जी कर दे, तो उस कारण भी मिडिल ईयर से इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा एंट्रेंस ऑफ फॉरेन बॉडी इन ईयर, ईयर के अंदर यदि फॉरेन बॉडी एंटर कर गई तो वो क्या करेगी, वह इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन करेगी, जो कि मिडिल ईयर को भी अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, इन एडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, बिल्कुल सही बात है। यदि किसी पेशेंट में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को अगर ठीक नहीं करा जाए, समय से ठीक नहीं किया जाए, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये क्रॉनिक में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक कॉज हो गया, समझ में आ गई बात। चलिए उसके बाद में बात आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स की। देखिए अगर लक्षणों की बात करें तो देखिए एक्यूट के अलग आएंगे, क्रॉनिक के अलग आएंगे। यदि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की बात करें तो सबसे पहला लक्षण आएगा पेन। सबसे पहले क्या आएगा, पेन होगा, पेशेंट के दर्द होगा कान में। उसके अलावा प्रूलेंट ड्रेनेज, यानी जिसको हम ओटोरिया कहते हैं, ओटोरिया मतलब सीधा सीधा पेशेंट के कान से पस निकलेगा, यानी एक बदबूदार चिपचिपा सा एक पदार्थ कान में से निकलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सर बहना हिंदी में, ठीक है। क्लियर हो गया ये। उसके अलावा इरिटेबिलिटी, कान के अंदर इरिटेबिलिटी, खुजली जैसा होगा। एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी चिंता की वजह से। हियरिंग लॉस, क्योंकि पेशेंट में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो मिडिल ईयर होता है ना, जो मिडिल ईयर होता है उसमें ओसिकल्स जो होती हैं, जो ओसिकल्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये क्या करती हैं, ये तीनों की तीनों एक्सटर्नल एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर में, एक्सटर्नल से मिडिल ईयर में वेव्स का, साउंड वेव का, किसका, साउंड वेव का ट्रांसमिशन करती हैं। तो यदि किसी पेशेंट में इन्फेक्शन हो गया और ये मेलियस इनकस स्टेपीज
डैमेज हो गई तो क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर में कोई भी ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होगा साउंड वेव का, जिससे पेशेंट में हियरिंग लॉस हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जब मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होगा तो भी उसका ये जो साउंड वेव है उनका कंडक्शन नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात। उसके अलावा फीवर में भी राइज टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब सीधा सा बात है, अगर ओटाइटिस मीडिया हुआ, ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन से सीधा सीधा इन्फ्लामेशन के साइन कौन कौन से होते हैं, स्वेलिंग आना, पेन, उसके साथ साथ फीवर। तो देखिए फीवर हमें देखने को मिल रहा है, समझ में आ रही है। तो इन्फ्लामेशन का साइन ही होता है फीवर। तो जब ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन होगी तो पेशेंट में फीवर भी आ सकता है। देन उसके बाद में हेडेक, बिल्कुल, क्योंकि ये हेड में ही तो प्रेजेंट है ईयर, और यदि ईयर में कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होगा तो वो हेडेक करेगा। ठीक है। नेक्स्ट नोजिया एंड वोमिटिंग। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट बात है, नोजिया वोमिटिंग भी होगी। क्यों होगी नोजिया वोमिटिंग? होने का कारण क्या है, क्योंकि ईयर का काम बैलेंसिंग करना भी है। यदि ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होगा तो ईयर बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से नोजिया या वोमिटिंग होंगी मोशन सिकनेस के कारण। समझ में आ गई। चलिए अब बात आती है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय 6 वीक से भी ज्यादा अगर किसी पेशेंट में ओटाइटिस मीडिया है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कहेंगे। ठीक है, या अनट्रीटेड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बाद में जाकर के क्रॉनिक में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, ओटल्जिया। ओटल्जिया वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, ईयर पेन के लिए। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड है ना, जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, यही तो इम्पोर्टेंट है, यही तो एक एक नंबर के सवाल बन के आगे आपके कंपटीशन में आते हैं, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं जो एक एक नंबर के आपके सवाल पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है। क्लियरली अपना दिमाग खोल के फटाफट से अपने कॉपी किताब खोल के नोट कर लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से, और पूरी क्लास को एंड तक देखिए। ठीक है, तब जाकर के आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए ओटल्जिया, उसके बाद में आता है परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यदि क्रोनिक कंडीशन है तो एक तो देखो ओटल्जिया होगा, ईयर में पेन होगा, उसके अलावा परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है कान का पर्दा, उसके अंदर परफोरेशन होगा, मतलब वो डैमेज होगा, उसके अंदर छेद हो सकता है, उसके अंदर वो फट सकता है। उसके अलावा टिनीटस, एक वर्ड है बेटा टिनीटस। टिनीटस का मतलब होता है रिंगिंग ऑफ हियर्स इन ईयर, मतलब रिंगिंग साउंड, सीधा सीधा कान में घंटी सी बजना, टन टन की आवाज आना। ठीक है, ये टिनीटस होता है। उसके अलावा डिजीनेस, डिजीनेस मीन्स क्या होता है, चक्कर आना। ठीक है, ये भी किसकी वजह से हुआ, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, अभी पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईस्टेशन ट्यूब, इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकता है। जो ईस्टेशन ट्यूब या फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब है, इसके अंदर रुकावट या ब्लॉकेज हो सकती है। जब इसके अंदर रुकावट या ब्लॉकेज होगी तो उसी के कारण तो पेशेंट के अंदर टिनिटस, डिजीनेस, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट रेडनेस और स्वेलिंग, और इसकी वजह से सुनाई भी कम देगा। देन रेडनेस और स्वेलिंग, ये रेडनेस और स्वेलिंग तो इन्फ्लामेशन के कारण होता है, ये तो साइन इन्फ्लामेशन का। ठीक है। नेक्स्ट बिल्डिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सीधा सीधा सा बात है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें भी सीधा सीधा परफोरेशन या डैमेज देखने को मिलेगा। या हो सकता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें भी इन्फेक्शन होने लगे, जिससे उसका साइज भी इंक्रीज हो जाए, मतलब उसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाए, तो वो प्रॉपर अपना फंक्शनिंग ना कर पाए, जिसकी वजह से पेशेंट को हियरिंग लॉस देखने को मिले। अब बात आती है देखिए पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होगा, ये बीमारी कैसे कैसे प्रोग्रेस करती है, कैसे कैसे बढ़ती है। यदि किसी पेशेंट में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में पेशेंट में क्या होगा, देखिए कैसे होगी, वो कैसे होगी कंडीशन डेवलप। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू इन्फेक्शन, किसके कारण, देखो समझो सबसे पहले ड्यू टू इन्फेक्शन। सबसे पहले क्या हुआ पेशेंट में, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा पेशेंट में, अकर्स एंड एक्सुडेट एडिमा इन ईस्टियन ट्यूब इन मिडिल ईयर। सीधा सीधी सी बात है, इन्फेक्शन के कारण सबसे पहले, इन्फेक्शन के कारण सबसे पहले एडिमा होगा, और उसके साथ साथ ईस्टियन ट्यूब जो है वो ब्लॉकेज होने लगेगी। देन सीरस एक्सोडेशन ऑफ मिडिल ईयर, यानी मिडिल ईयर के अंदर जो सीरस फ्लूइड है वो बढ़ने लग जाएगा, उसका लेवल बढ़ने लग जाएगा। और थिकंड और प्रूलेंट पस फॉर्मेशन, यानी और क्या होगा, थिक प्रूलेंट पस का फॉर्मेशन होगा, थिक और प्रूलेंट पस का फॉर्मेशन होगा। पस माने समझते हो, मवाद भरने लगेगा धीरे धीरे करके। ठीक है। देन लीड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट, और जिससे क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट होने लगेगी। ये तो हो गई एक्यूट कंडीशन। क्या समझे, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन शुरू हुआ, इन्फ्लामेशन की वजह से सीरस फ्लूइड इकट्ठा होने लग गया मिडिल ईयर के अंदर, जिससे मिडिल ईयर में जो थिकनेस, थिक और एक प्लूरेंट फ्लूइड इकट्ठा होने लग गया, या पस इकट्ठा होने लग गया, जिसके कारण पेशेंट की जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेट हो गई। सीधी सीधी सी बात है। अच्छा क्रोनिक में क्या होगा, क्योंकि पस और
क्योंकि ये एक्यूट के बाद होती है तो पस पहले से इकट्ठा है, पस पहले से इकट्ठा है, जिसके कारण क्या होगा, जो मिडिल ईयर है उसका प्रेशर बढ़ेगा, मिडिल ईयर कैविटी का प्रेशर बढ़ा, जिससे क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, टिश्यूज में नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। टिश्यूज में क्या होगा बेटा, नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सेल डेथ, सेल डेथ देखने को मिलेगी। देन सेल डेथ होने के कारण टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी डैमेज, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या होगा, डैमेज देखने को मिलेगा। देन कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस मतलब सीधा सीधा साउंड का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, साउंड का कंडक्शन न होने की वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। देन एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन में अकर्स इनटू द मेस्टोइड सेल या मेस्टोडाइटिस देखने को मिल सकती है। और यही क्रोनिक कंडीशन का जो कान का इन्फेक्शन है, मतलब मिडिल ईयर का जो इन्फेक्शन है, वो सीधा सीधा कान के पीछे पाई जाने वाली हड्डी जिसको हम मेस्टोइड बोन कहते हैं, उसमें भी फैल जाता है, उसमें भी फैल सकता है। समझ में आ गई बात। अब बात आती है डायग्नोसिस की। यदि किसी मरीज में ओटाइटिस मीडिया का पता करना है, डायग्नोसिस करनी है, तो वो कैसे करी जाएगी, पहले तो फिजिकली उसको एग्जामिन कर लो कान को, उसके हाव भाव देखिए, उसकी फिजिकली बॉडी को हमें एग्जामिन करना है। पेन के सेंसेशन यदि आ रहे हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन हम उसको देख सकते हैं। उसके अलावा ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ऑटोस्कोप से किया जाता है। ऑटोस्कोप क्या है, ऑटोस्कोप क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कान के अंदर का पूरा व्यू हमें दिखाई देता है, उससे कान के अंदर का व्यू हमें दिखाई पड़ता है ऑटोस्कोप से, समझ गए। उसके अलावा ऑडियोमेट्री कर सकते हैं। ऑडियोमेट्री से क्या पता चलेगा कि हियरिंग लॉस तो नहीं है, या है तो कितना है। उसके अलावा टिम्पेनोमेट्री, टिम्पेनोमेट्री का मतलब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मतलब कान का पर्दा, जो कान का पर्दा है उसकी जांच है। उसमें क्या पता चलेगा, कान के पर्दे की जांच में क्या पता चलेगा आपको कि जो कान का पर्दा है वो कितना डैमेज है, कितना ठीक है, इसके बारे में टिम्पेनोमेट्री से पता चलेगा। समझ में आ गई बात। उसके अलावा कल्चरल और सेंसिटिविटी टेस्ट, इससे क्या होगा, कल्चरल और सेंसिटिविटी टेस्ट से क्या होगा कि यदि कोई बैक्टीरिया, यदि कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है, यदि कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है तो उसका इस टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। समझ में आ गई, समझ में आ गई, कल्चर करके। उसके अलावा माइक्रोस्कोप, उसका एक कॉज बैक्टीरिया भी तो था, माइक्रोस्कोपिक व्यूज यानी सीधा सीधा माइक्रोस्कोपी करके हम देख सकते हैं। और यदि सबसे ही हमें क्लियर करना है तो एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करके हम कान की देख सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अब इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या चीजें और डेवलप हो सकती हैं, तो देखो कंप्लीट हियरिंग लॉस, यानी पेशेंट में हियरिंग लॉस हो सकता है, ध्यान रखना, कंप्लीट हियरिंग लॉस हो सकता है, बहरा हो सकता है पेशेंट, यानी उसको सुनाई ना दे। फेशियल नर्व पैरालिसिस हो सकती है उसको। उसके अलावा मेनिंजाइटिस हो सकती है। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ, मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन होने को हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। और मेस्टोडाइटिस हो सकती है। मेस्टोडाइटिस का मतलब क्या होता है, मेस्टोडाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मेस्टोइड, मेस्टोइड बोन, तो पेशेंट की मेस्टोइड बोन में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, ये मेनिंजिस क्या थी, कमेंट करके फटाफट से बताइए मेनिंजिस क्या है। ठीक है, चलिए, ये आपको कमेंट में बताना है कि मेनिंजिस क्या होती है। मैंने आपको लेक्चर में भी डिस्कस कर रखा है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या रहेगा बेटा, इसमें ट्रीटमेंट रहेगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखिए कोई भी कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट होता ही होता है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलेगी, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे कि एमोक्सिसिलिन, जिसको हम एमोक्सीक्लेव नाम से ये आती है, एमोक्सिसिलिन या एमोक्सीक्लेव इसमें पेशेंट में हम चला सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन चला सकते हैं। ठीक है, मैक्रोलिड जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हम चला सकते हैं। ट्रिप्टेम ट्रिप्टोप्रिम चला सकते हैं। ठीक है, सल्फामीथाक्सोल होता है इसके अंदर, मे बी यूज फॉर पेनिसिलिन एलर्जी। यदि किसी पेशेंट में पेनिसिलिन की एलर्जी है, यदि किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सल्फामीथोक्सिल दे सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। इसमें हम, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलाई जाएगी। यदि यदि पेशेंट में वायरल डिसीज से है तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट चलेगा। अच्छा, एंटीहिस्टामाइन ड्रग, एंटीहिस्टामाइन ड्रग क्या करती हैं, ये हिस्टामाइन जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करती हैं, जिससे, क्योंकि हिस्टामाइन क्या होता है, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन,
याद रखिएगा हिस्टामाइन क्या है, मीडिएटर ऑफ एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लेमेशन का मीडिएटर कौन है, तो आंसर आएगा हिस्टामाइन, ठीक है। हिस्टामाइन जो होता है वो इन्फ्लामेशन का मीडिएटर होता है, बेटा ध्यान रखना, इन्फ्लामेशन का मीडिएटर होता है हिस्टामाइन। क्यों होता है ये मीडिएटर, क्योंकि जो हिस्टामाइन है जब ये सीक्रेट होता है तो जो इन्फ्लामेटरी मास्ट सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है तो तुरंत ही क्या होता है, बॉडी में सिम्टम आने लग जाते हैं इन्फ्लामेशन के, जैसे कि रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, पेन होना, हीट होना, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ये सब सिम्टम आने लग जाते हैं, ठीक है। तो एंटी हिस्टामाइन ड्रग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर है, तो इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए एंटी हिस्टामाइन ड्रग देनी पड़ती है, जैसे कि फेनेरामाइन मेलेट, जिसको हम एविल के नाम से जानते हैं, ठीक है, एविल सुना होगा। उसके अलावा क्लोरो फेनेरामाइन, ठीक है, समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया। चलिए अब बात आती है एनएसएआईडी ड्रग। एनएसएआईडी मतलब जो इन्फ्लामेशन और पेन को, ये भी इन्फ्लामेशन और पेन को रिड्यूस करती हैं, जैसे कि न्यूमोसलाइड, जिसमें एनएसएआईडी में न्यूमोसलाइड और पैरासीटामोल पीसीएम भी आता है ना, पीसीएम पैरासीटामोल भी आता है। उसके बाद में एंटीसेप्टिक ईयर वॉश, उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं पेशेंट में, एंटीसेप्टिक ईयर वॉश कर सकते हैं, क्योंकि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में एंटीबायोटिक थेरेपी चलती है, तो कान को हम ईयर वॉश भी करा सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जो पस निकल के आ रहा है तो वो अदर चीज़ों को डैमेज ना करे, तो उससे सफाई कान की हम प्रॉपर कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसके लिए, क्या, जैसे कि मेरिंगोटोमी, इसमें हम क्या करते हैं, ईयर ड्रम में एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं, क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग ईयर ड्रम में तैयार करते हैं, जिससे कि इन्फेक्टेड फ्लूड या इन्फेक्शियस फ्लूड वो बाहर निकाला जा सके, ठीक है। उसके अलावा दूसरी सर्जरी है टिम्पेनोप्लास्टी, इसमें हम क्या करते हैं, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको परफोरेट हो गई है या जिसको इन्फेक्शन ने डैमेज कर दिया, परफोरेट कर दिया है, उसको रिपेयर किया जाएगा टिम्पेनोप्लास्टी से, ठीक है, टिम्पेनोप्लास्टी से रिपेयर किया जाएगा। समझ में आ गई बात। अब समझते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। देखिए होता क्या है कि जब वार्ड में कोई भी पेशेंट भर्ती रहता है किसी भी कंडीशन का, तो एक नर्स उसका केयर करती है, तो नर्सिंग केयर क्या रहेगी या नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो इसमें सबसे पहला काम नर्स एज ए नर्स क्या होगा, असेस द पेन फॉर लोकेशन और इंटेंसिटी। सबसे पहले आपको असेसमेंट करना है कि पेशेंट को पेन कहाँ पर है और कितनी इंटेंसिटी का है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब टू रिलीव पेन, यदि मरीज को पेन हो रहा है तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एनाल्जेसिक देनी पड़ेगी मरीज को, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनाल्जेसिक देनी पड़ेगी पेशेंट को, ठीक है, जिससे कि पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाए। उसके अलावा एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज ऑर्डर, जो भी फिजिशियन ने या डॉक्टर ने ऑर्डर किया है उसके हिसाब से आपको एंटीबायोटिक देनी है। नेक्स्ट अगला मैनेजमेंट क्या करेंगे, डॉक्टर के सीधे सीधे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देनी है जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेंगी। वी शुड एनकरेज द पेशेंट टू यूज ऑफ लोकल वार्म कंप्रेस और हीटिंग पैड टू प्रमोट कंफर्ट टू रिलीविंग सिम्टम, हीटिंग पैड का भी यूज करा सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा वी शुड एडवाइज, हम उसको एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि कोई भी किसी भी प्रकार की चीज इंस्टॉल ना करे कान के अंदर, कोई भी, जैसे कई लोगों की आदत होती है जो ईयरबड्स आती हैं उनको डालें। उसके अलावा कान की सफाई करें किसी चाबी के द्वारा, उंगली के द्वारा, तो ये चीज़ें भी हमें नहीं करनी है, पेशेंट को समझाने की ये चीज़ नहीं करनी है। एंड टीच द पेशेंट टू कीप ईयर ड्राई, और पेशेंट को हमें ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी ऑयलिंग ना करें, कुछ भी ना करें। कई लोग गर्म करके ऑयल डालते हैं ईयर के अंदर, तो वो भी नहीं करना चाहिए, और कोशिश करें कि ईयर ड्राई रहे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जी ड्राई कैसे रह सकता है कि जो नहाना, हेयर वॉश, स्विमिंग और वाटर, यानी सीधा सीधा पानी से बचाव करना है हमें। ईयर के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, कान के क्योंकि स्विमिंग पूल में यदि आप नहाओगे तो कान के अंदर पानी जाएगा जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नहाते समय भी ध्यान रखना है, बालों को धोते समय भी याद रखना है। उसके अलावा रिड्यूस और मिनिमाइज एनवायरमेंटल नॉइज, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि एनवायरमेंटल नॉइस या नॉइस पॉल्यूशन से हमें दूर रहना है। सिंपल सी बात है, यदि ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है और अगर आपके कान के पास में अगर तेज साउंड बजेगा तो कान जो है डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स है वो और एग्रेस हो सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगी, एक नर्स की डायग्नोसिस क्या रहेगी, तो पहला वो डायग्नोस करेगी रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ईस्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन, क्योंकि देखिए ईस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है,
क्रोनिक कंडीशन में यदि ब्लॉक हो गई तो उसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क और ज़्यादा रहेगा। ये एक नर्स असेस करेगी। ऑल्टर द ऑडिटरी सेंसेशन परसेप्शन रिलेटेड टू द फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होने के कारण पेशेंट में जो ऑडिटरी सेंसेशन है वो ऑल्टर्ड हो जाएंगे, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं पड़ेगा। देन ओटल्जिया या पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। डिसीज कंडीशन की वजह से यानी बीमारी की वजह से, ओटाइटिस मीडिया की वजह से पेशेंट के ओटल्जिया या पेन देखने को मिल सकता है। पेशेंट बार बार आपको पेन बताएगा, कान में दर्द हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू दी ओटल्जिया और हियरिंग लॉस। अच्छा, हियरिंग लॉस होने की वजह से या कान में दर्द होने की वजह से एक इनएप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। मतलब जो पेशेंट है वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको प्रॉपर सुना ही नहीं दे रहा है, साथ में कान में दर्द हो रहा है, वो इरिटेट हो रहा है इसीलिए। देन नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू द डिसीज प्रोसेस, और उस पेशेंट को डिसीज के बारे में, बीमारी के बारे में एक नॉलेज डेफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी। मतलब उसको प्रॉपरली क्लियरली उसको पता नहीं होगा कि मुझे बीमारी में क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं या आगे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसके हो सकते हैं। तो एज ए नर्स, एज ए मेडिकल ऑफिसर आपको ये सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, पेशेंट को अच्छे से समझाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पर तैयारी कर रहे हैं, जो घर बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं या अपने कोचिंग सेंटर से एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, उसके अलावा जो हॉस्पिटल में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस प्रॉपर और रेगुलर लेक्चर्स मिनी यूट्यूब चैनल पर ला रहा है। उसके साथ साथ यदि आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स और इसकी लिंक या अदर हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी लेक्चर्स लिए हुए हैं उन सभी की लिंक यदि आपको चाहिए, यदि आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको तैयार करनी है या पीडीएफ आपको चाहिए, तो उसके लिए टेलीग्राम पर मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस सर्च करिए, चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।